गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। हालांकि अभी वीडियो केवल ऑफलाइन अपलोड किए जा रहे हैं और लेकिन भविष्य में 2-4 दिन बाद ही हम ऑनलाइन वीडियो भी लेके आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की ये मांग है। कुछ स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कब से ऑनलाइन वीडियो आएंगे। तो मैं बता दूं कि 2-4 दिन बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तब तक हम एक आध टॉपिक तो पढ़ ही लेते हैं। तो कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था संख्या पद्धति, जो टीचर्स एग्ज़ाम के लिए था। सभी टीचर्स एग्ज़ाम, चाहे वो MP टेट हो, UP टेट हो, CG टेट हो, C टेट हो, है ना, रीट हो, तो किसी भी एग्ज़ाम में जो टीचर्स के लिए है हम ये पढ़ सकते हैं। तो उसी को और आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने ये पढ़ा था कि जो अंक होते हैं, मतलब डिजिट्स, वो होते हैं 0 to 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इन अंकों से मिलकर ही सारी संख्याएं बनती हैं। इन अंकों से मिलकर सारी संख्याएं बनती हैं। तो संख्याओं के प्रकार पढ़ा रहा था। उसके बाद मैं संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले मैंने ये कहा था कि सबसे पहले जो संख्या होती हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने ये कहा था कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, वे सारी संख्याएं नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और उससे आगे ये संख्याएं चलती रहेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर मैंने ये कहा था कि यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को और इंक्लूड कर दें तो जो संख्याएं बनेंगी, प्राकृत संख्याओं में 0 को इंक्लूड कर दें तो जो संख्याएं बनेंगी वो होंगी पूर्ण संख्याएं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। केवल प्राकृत संख्याओं में 0 और शामिल हो गया है तो दोस्तों जो संख्या बनेंगी वो होंगी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद मैंने कहा कि पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। तो मैंने ये कहा था कि 0 से लेके 1, 2, 3 ये सब तो हैं ही, माइनस वाली संख्याएं और शामिल हो जाएंगी। -1, -2, -3, है ना। तो समस्त प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं और 0 सबको यदि मिला दिया जाए तो जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा वो कहलाएगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में मैंने ये कहा था कि जो माइनस वाली संख्याएं हैं इन्हें कहते हैं धनेतर पूर्णांक, और ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं उन्हें कहते हैं ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक, ये धनेतर अर्थात ऋणात्मक और ये ऋणेतर अर्थात धनात्मक संख्याएं होती हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि इनको भी हम सम, विषम, भाज्य, अभाज्य इनमें डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा था कि कुछ संख्याएं सम होती हैं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं, अर्थात 2 से डिविजिबल है। जैसे 2, 4, 6, 8, है ना। ये 0 भी कह सकते हो, -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बता चुका था मैं। इसके बाद मैंने कहा था कि कुछ संख्याएं विषम होती हैं, अर्थात ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं वे सारी संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, मैंने कहा था -1, -3, -5 ये भी हो सकती हैं, है ना। उसके बाद मैंने एक बात बताई थी कि भाज्य और अभाज्य में भी संख्याएं विभक्त की गई हैं। जैसे भाज्य और अभाज्य की बात करूं मैं तो अभाज्य और भाज्य। अभाज्य में दोस्तों मैंने ये कहा था कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं,
अभाज्य मतलब प्राइम। अभाज्य को रूट संख्या भी कहा था मैंने, प्राथमिक संख्या भी कहा था। तो जो संख्याएं ऐसी हों जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों, एक तो एक और एक स्वयं, मतलब जो दो ही नंबर से डिविजिबल हो, एक तो 1 एक इटसेल्फ, एक और स्वयं, वे सारी संख्या कहलाती हैं अभाज्य। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और भी आगे बहुत है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है वो भी 2 है। लेकिन सबसे छोटी जो विषम अभाज्य है वो 3 है। सम अभाज्य 2 है, अभाज्य 2 है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य 3 है। इसके बाद हमने पढ़ा था भाज्य, कंपोजिट नंबर, है ना। मैंने इसमें कहा था कि वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या तो 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो, तो वे सारी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, जैसे 4 के 3 गुणनखंड हैं। 4 या तो 1 से कटेगा, या 2 से कटेगा, या 4 से कटेगा। तो 4 के 3 गुणनखंड है तो या तो 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 4, 6, 8, 9, 10 और तमाम सारे नंबर हैं, है ना। इसके बाद तो यहाँ तक तो हमने कल पढ़ ही लिया था। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि इसमें एक नंबर ऐसा था जो छूट गया था, वो था 1, 1। तो 1 के लिए मैं कहूँगा कि 1 न तो इस शर्त का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो 2 गुणनखंड होने चाहिए, जबकि 1 का तो केवल 1 ही गुणनखंड है। और भाज्य होने के लिए 3 या 3 से अधिक गुणनखंड चाहिए। तो 1 की बात कर लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 1 ऐसा नंबर है जो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य है। इसका मतलब 1 को न भाज्य माना गया है और न अभाज्य माना गया है। तो यहाँ तक तो हम कल पढ़ चुके थे। बस ये बात मैंने नहीं बता पाई थी कि 1 कैसा है, भाज्य है, अभाज्य। तो मैं कहूँगा कि 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य। अब यहाँ से आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ अभाज्य की ही बात कर लूँ। अभाज्य में नंबर है सापेक्षिक अभाज्य। सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य मतलब रिलेटिवली प्राइम। मैं इसको थोड़ा और इधर लिख देता हूँ क्योंकि आगे भी हम तमाम सारे नंबर्स पढ़ेंगे। चलो, सापेक्षिक या आपेक्षिक भी कह सकते हो। आपेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य, इंग्लिश में कहूँ रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम। तो सापेक्षिक अभाज्य या आपेक्षिक अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? तो मैं कहूँ वे संख्याएं, ध्यान से सुनना दोस्तों, वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। जैसे मैंने लिखा 5 और 8, यदि मैं इन दोनों का HCF निकालूं तो HCF मतलब महत्तम समापवर्तक क्या आएगा दोस्तों? 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कटी नहीं रही हैं, आपस में डिविजिबल ही नहीं है। तो जो संख्याएं आपस में कटती नहीं हैं उनका HCF होता है 1। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, HCF कितना हो? 1, वे सारी संख्या कहलाती हैं सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य। सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य। जैसे मैंने लिख दिया 5 और 8, ये कैसी संख्याएं हैं? सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य। मैंने लिख दिया 8 और 9, ये कैसी हैं? सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य। मैंने लिखा 9, 13, ये कैसी हैं? सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य। अब कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रही होगी कि कुछ लोगों ने ये पढ़ा है कि तो ये संख्याएं हैं वो होती हैं सहअभाज्य। तो दोस्तों ये सहअभाज्य नहीं है। कई किताबों में ऐसा लिख दिया गया है कि इन्हीं को कह दिया गया है कि ये सहअभाज्य हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। सहअभाज्य की बात यदि मैं करूं,
सहअभाज्य। कोप्राइम। तो कोप्राइम जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, कैसे हम पता कर पाएंगे कि ये कोप्राइम है? तो इसके लिए दोस्तों हमें याद रखना है कि जैसे मैंने इसमें कहा कि कोई भी दो नंबर चलेंगे, है ना, कोई भी दो नंबर ऐसे हो जिनका HCF 1 हो, इसमें ये बात लागू नहीं है। इसमें एक खास बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसे दो नंबर जो प्राइम भी हों अर्थात अभाज्य हों और उनका HCF भी 1 हो। क्या क्या? एक तो वो अभाज्य हों, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ये दोनों बातों का पालन होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं जो अभाज्य भी हों और उनका HCF भी 1 हो, वे संख्याएं कहलाएंगी सहअभाज्य। जैसे मैं लिखूं 5 और 7, मैं लिख दूं 5 और 13, मैंने लिखा 7 13, मैंने लिख दिया 7 17। मतलब सहअभाज्य होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक है, जबकि सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूँ। सहअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक है, जबकि सापेक्षिक अभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ बुक्स में थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया गया है इसको। आगे यदि बात करें तो युग्म अभाज्य, है ना, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो इसमें भी दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसे दो नंबर, ऐसी दो संख्याएं, और संख्याओं में भी क्या खास बात के भी अभाज्य हों। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, एक तो अभाज्य हो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 2 हो। अंतर कितने का हो? 2 का। वे सारी संख्याएं कहलाती हैं युग्म अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर। फिर सुने एक बार, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, यानी दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वे सारी संख्याएं कहलाती हैं युग्म अभाज्य। जैसे मैं लिख दूं 3 और 5। तो दोस्तों ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 का है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने लिखा 5 और 7। ये संख्याएं भी ऐसी हैं जो युग्म अभाज्य हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 है और दोनों ही अभाज्य हैं। मैं लिख दूं 11 13, 11 और 13। ये दोनों संख्याएं भी ऐसी हैं जो अभाज्य है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। और भी तमाम है, मैंने लिख दूँ 17 19, मैंने लिखा 29 31, मैंने लिखा 41 43, और तमाम सारी संख्या मैं लिख सकता हूँ 59 61, है ना, मैं लिख सकता हूँ 71 73, 71 एंड 73। तो ये सारी संख्याएं हैं, वे युग्म अभाज्य हैं। एक बार फिर सुनना, सापेक्षिक अभाज्य के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। सापेक्षिक अभाज्य होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। सापेक्षिक में वे संख्याएं भी सापेक्षिक अभाज्य हो सकती हैं जो अभाज्य नहीं है, है ना। जबकि सहअभाज्य होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना अति आवश्यक है और युग्म अभाज्य होने के लिए भी दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक है। बस ये ध्यान रखना है कि युग्म अभाज्य में जो संख्याएं लिखी गई हैं दोनों, उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, जबकि सहअभाज्य के लिए ये आवश्यक नहीं है। सहअभाज्य में तो दोनों संख्याएं अभाज्य हों, अर्थात उनका HCF 1 आए, और HCF यदि 1 आएगा तो इसमें भी HCF तो 1 ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। तो HCF भी 1 होगा और अभाज्य भी होंगे, तो ये क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। आप नोट कर सकते हो।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगली जो संख्या होगी वो होगी पूर्णकालिक संख्या, परफेक्ट नंबर। पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्याओं के बारे में रीट एग्जाम में पूछ लिया गया था, एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से पूर्णकालिक संख्याएं कौन सी हैं। निम्नलिखित में से पूर्णकालिक संख्याएं कौन सी हैं, और ऑप्शन थे 2, 4, 6 और 8। ये ऑप्शन थे 2, 4, 6, 8। एक बार और एक एग्जाम में मैंने देखा, उसमें भी आया था कि निम्नलिखित में से पूर्णकालिक संख्या कौन सी है। वहाँ ऑप्शन थे 16, 24, 28 और चौथा शायद 32 था। ये 2 सवाल मैं देख चुका हूँ। ये रीट का सवाल है, ये भी राजस्थान में ही पूछा गया था। तो हमें ये बताना था दोनों सवालों में कि पूर्णकालिक संख्याएं कौन सी हैं, परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो आप बताओ कौन सा है परफेक्ट नंबर, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, पूर्णकालिक संख्या कौन सी होती हैं। जब तक हमें उसकी डेफिनेशन नहीं पता तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि पूर्णकालिक संख्याएं कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम पता कर पाएंगे कौन सी संख्याएं पूर्णकालिक हैं। तो यदि हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर के हम गुणनखंड करें, यदि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमसे पूछा जाए कि क्या 6 पूर्णकालिक संख्या है, तो हम ये देखेंगे कि 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 6 के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड में भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है ना, कुछ लोग नहीं बता पाते कैसे गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड की यदि मैं बात करूं, गुणनखंड 2 तरीके से होते हैं। एक तो जैसे मैं 2 गुणा 3 लिख दूं, 2 गुणा 3, 2 और 3 दोनों ही 6 के गुणनखंड है, इसको 2 गुणा 3 लिख देते हैं। लेकिन ये जो 2 और 3 हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, है ना। 2 और 3 क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड। जबकि 6 के गुणनखंड का मतलब होता है वे सारी संख्याएं जो 6 को काट देती हैं। तो 1 6 को काट देगी, 2 काट देगी, 3 काट देगी और 6 काट देगी। तो वे सारी संख्याएं जो 6 को काट सकती हैं वे कहलाते हैं 6 के गुणनखंड। जबकि 2 और 3 ये कहलाते हैं 6 के प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। ये ऑल फैक्टर्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 यदि पूर्णकालिक संख्या है तो हम कैसे बता पाएंगे कि 6 पूर्णकालिक संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 6। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस संख्या का हमने गुणनखंड किया है, क्योंकि वो संख्या स्वयं से तो कट ही रही होगी, तो उसे हम हटा देंगे। तो यदि किसी संख्या के गुणनखंड ऐसे निकले, जब संख्या को छोड़कर ऐसे गुणनखंड निकले कि उन गुणनखंडों का योगफल, जैसे 1 का, 2 का और 3 का, इनका योगफल उस संख्या के ही बराबर आ जाए, तो इन तीनों का योगफल इस संख्या के बराबर ही आ रहा है, अर्थात कि जो नंबर है वो पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी, है ना। तो किसी संख्या के गुणनखंड करने पर, ध्यान से सुनें दोस्तों, किसी संख्या के गुणनखंड करने पर, और गुणनखंड भी ध्यान रखना इस बात का कि गुणनखंड में वो संख्या शामिल नहीं करनी है जिसके गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। तो उस संख्या को छोड़कर ऐसे गुणनखंड निकालें, ऐसे गुणनखंड आए जिनका योगफल उस संख्या के बराबर हो जाए, तो वे सारी संख्याएं कहलाएंगी पूर्णकालिक संख्याएं। एक बार फिर सुनना, वे सभी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल, जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल, और मैं कहूँ कि संख्या को छोड़कर, संख्या उसमें इंक्लूड नहीं करनी है, तो सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे वो संख्या पूर्णकालिक संख्या है। जैसे हमें इसमें से चेक करना है तो मैं कर चुका कि 6 पूर्णकालिक संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि 2 की बात करें, 2 का केवल एक गुणनखंड होगा और 1 तो 1 है, 2 के बराबर नहीं है। 4 की बात करूँ तो 4 का 1 और 2, ये 2 गुणनखंड निकलेंगे, क्योंकि 4 को तो शामिल करना नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 1 और 2, 2 और 1 का योगफल होता है 3। 6 की बात करूँ तो 1 2 3, इन तीनों का योगफल 6 है। 8 की बात करूँ 1
2 और 4, तो इन तीनों का योगफल 7 आएगा, जबकि हमें 8 चाहिए। इसका मतलब ये पूर्णकालिक नहीं है। तो पूर्णकालिक कौन सी है? 6। तो दोस्तों इसे चेक करके बताओ कौन सी संख्या पूर्णकालिक होगी। इन चारों में से कौन सी संख्या पूर्णकालिक होगी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 1, 2, 4, 8 ये गुणनखंड है। 16 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। इन सब का योगफल करें, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। 15 16 के बराबर नहीं है, अर्थात ये संख्या पूर्णकालिक नहीं है। बात करें 24 की, तो 24 के जो फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ये 24 के फैक्टर हैं। 24 को तो शामिल करना नहीं है, और इनका सम करें, योग करें, 12 और 8 20, 6 26, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये संख्या भी पूर्णकालिक नहीं है। बात 28 की करें, 1, 2, 4, 7 और 14, है ना। ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 28 को काट सकती हैं। इनका योगफल करें, 1 और 2 3, 4 7 7 14 और 14 28। इसका मतलब है इन सभी का योगफल 28 के बराबर आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि ये संख्या पूर्णकालिक अर्थात परफेक्ट नंबर है। 32 के भी हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। 1, 2, 4, 8 और 16। 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31, है ना। 31 32 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन चारों में से जो पूर्णकालिक संख्या थी वो थी 28, है ना। और भी तमाम सारी संख्याएं पूर्णकालिक होती हैं। तो इस तरह से सवाल आ चुका है पूर्णकालिक के लिए। तो पूर्णकालिक कौन सी संख्या होती हैं? वे सारी संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर, और उसमें भी संख्या को छोड़कर गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने पर उन गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो संख्या परफेक्ट नंबर अर्थात पूर्णकालिक संख्या है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो नंबर है, अगली जो संख्या है वो है चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या, चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर, साइक्लिक नंबर्स। अब चक्रीय संख्या कौन सी है? तो दोस्तों चक्रीय संख्या के लिए हमें ये याद रखना है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मैंने मान लो n संख्याओं का कोई नंबर ले लिया, और n संख्याओं के नंबर में मैं ये कहूँ कि 1 से लेके n तक की किसी भी संख्या से गुणा कर दूं। जैसे मैंने 6 अंकों की कोई संख्या ले ली, तो 1 से लेके 6 तक की किसी भी संख्या से मैं गुणा करूं और गुणनफल में वही अंक आएँ, गुणनफल में वही अंक आएँ जो संख्या में दिए गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? चक्रीय संख्याएं। और उन संख्याओं का ऑर्डर भी वही होगा जो पहले से दिया गया है। उन संख्याओं का ऑर्डर भी वही होगा जो पहले से दिया गया है। तो इस पर भी सवाल आ चुका है, और मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको कि कौन सी संख्या पूर्णकालिक है। तो मैं लिख देता हूँ 142857। जैसे मैंने लिखा 142857, ये एक संख्या मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे ये चेक करना है क्या ये संख्या पूर्णकालिक है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये संख्या कितने अंकों की है। 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 अंकों की है। तो मैं इस संख्या में 1 से लेकर 6 तक किसी भी संख्या से गुणा कर सकता हूँ, और गुणा करने पर वही अंक आए जो इस संख्या में दिए गए हैं। तो ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा कि ये चक्रीय संख्याएं हैं। क्या परिभाषा बताई मैंने? यदि n अंकों की कोई संख्या ऐसी है जिसमें 1 से लेकर n तक की किसी भी संख्या से गुणा करें और गुणनफल में वही अंक आएँ जो संख्या में दिए गए हैं और उनका ऑर्डर भी वही रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि वे चक्रीय संख्याएं कहलाएंगी, है ना। बात करें इस संख्या की कि चक्रीय है कि नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई करके तो दिखाना नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत आती नहीं है, वो तो संख्या वही रहेगी। हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही मैं संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 8। आपने देखा होगा
यहाँ ऑर्डर था 142857, यहाँ भी 142857। ध्यान से देखो दोस्तों, वही अंक आए जो इस संख्या में दिए गए हैं, है ना। और भी आगे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 142857 और मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ। जैसे ही मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 सत्ते 21, 15 और 2 17, 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8 और 14 3 42। यहाँ हम देखें 142857, यहाँ देखो 142857, वही ऑर्डर आ रहा है जो यहाँ दिया गया है और वही अंक आ रहे हैं, है ना। 142857, 142857, 142857, ऑर्डर भी वही और अंक भी वही। तो हम 2 से लेके 6 तक किसी भी, जितने अंकों की संख्या है उतने अंक तक, नंबर तक किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे 142857, मैंने 6 का ही मल्टीप्लाई कर लिया, आप 4 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, लेकिन 7 का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 6 अंकों की ही संख्या है। जितने अंकों की संख्या है 1 से लेकर उतने तक, उतने अंक तक का मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना है। तो 6 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ, 6 सत्ते 42, 30 और 4 34, 48 और 3 51, 12 और 5 17, 84 और 1 85, 142857, 142857। देखो दोस्तों, वही ऑर्डर आ रहा है और वही अंक आ रहे हैं जो इस संख्या में दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो चक्रीय संख्या है। एक बार फिर सुने, क्या है चक्रीय संख्या? यदि n अंकों की कोई ऐसी संख्या हो जिसमें 1 से लेकर n तक किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करें और गुणनफल में वही अंक आए जो संख्या में दिए गए हैं और उनका ऑर्डर भी वही रहे, तो हम ये कह पाएंगे कि वे संख्याएं चक्रीय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। तो अब तक हमने जो संख्याएं पढ़ी उसमें प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं, सम विषम भाज्य अभाज्य। आज हमने जो पढ़ा वो अभाज्य में से सहभाज्य संख्याएं थीं, सापेक्षक अभाज्य थीं और युग्म अभाज्य थीं, चक्रीय संख्याएं थीं, है ना, पूर्णकालिक संख्याएं थीं। इन सब के बारे में पढ़ा। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं हम। जैसे मैं कहूँ, नोट कर लिया होगा आपने, कुछ लोगों की ये दिक्कत है, वो ये कहते हैं सर आप जल्दी मिटा देते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये तो वीडियो है, ऑफलाइन वीडियो, आप जितनी बार चाहे रिवर्स करके देख सकते हैं। मान लो मैंने मिटा दिया, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, उसे पॉज करो और नोट कर लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो कमेंट ऐसे आए कि सर आप जल्दी मिटा देते हो, तो मैं उनके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसा काम वो कर लें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा है, क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन सुना दूं। वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हों, P/Q के रूप में हों, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हों, अर्थात इंटीजर हों, पूर्णांक संख्याएं हों, और Q की वैल्यू 0 न हो। इस बात का विशेष ध्यान, Q 0 नहीं हो सकता। तो वे संख्याएं जो या तो P/Q के फॉर्म में हों या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वे सारी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। यहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं होंगी और Q की वैल्यू 0
नहीं होगी, तो वे कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे मैंने लिखा 2/3, मैंने लिखा 5/7, मैंने लिखा 6/11, मैंने लिखा 7/6, कुछ भी लिख दूँ मैं, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। कुछ लोगों को ये डाउट है कि सर आपने तो ये भिन्नें लिख दी है ना, 2/3 एक भिन्न होती है, आप कह रहे हो कि परिमेय संख्या है, 5/7 भी एक भिन्न होती है, 6/11 भी एक भिन्न होती है, 7/6 भी एक भिन्न है ना, कुछ विषम भिन्न है, कुछ सम भिन्न है। तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि ये भिन्नें भी हैं और परिमेय संख्याएं भी हैं, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। यदि मैं भिन्न की बात करूं तो भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में हो, भिन्न फ्रैक्शन, है ना। भिन्न क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, जहां P और Q पूर्ण संख्याएं हों और Q की वैल्यू 0 ना हो, वे कहलाती हैं भिन्न। तो यहाँ अंतर है, अंतर क्या है? यहाँ पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यहाँ पूर्ण संख्याएं होती हैं। भिन्न का मतलब होता है भाग, जैसे इसके मैं 2 भाग कर दूं तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? भिन्न। आधा आधा, 1/2 1/2। इसका मतलब ये है कि भिन्न जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जैसे मैंने लिखा 7/6, मैंने लिखा 6/11 या 5/7 या 2/3, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2/3, 5/7, 6/11, 7/6 ये सब भिन्न भी हैं और परिमेय संख्या भी है। भिन्न भी हैं और परिमेय संख्याएं भी हैं। लेकिन यदि मैं ऐसे लिख दूँ -3/7, तो अब आप बताओगे कि क्या है ये, भिन्न है कि परिमेय संख्या है? तो आप ध्यान से देखो, -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि भिन्न होने के लिए P और Q का पूर्ण संख्या होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ये पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो केवल ये परिमेय संख्या होगी, भिन्न नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये केवल परिमेय संख्या है, ये भिन्न नहीं है, ये केवल और केवल परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 0, कोई बता पाएगा 0 कैसी संख्या है? 0 कई संख्या है ना। तो क्या 0 परिमेय संख्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण तो है ही, है ना, प्राकृत नहीं है, पूर्ण तो है ही। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या 0 परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 ये एक परिमेय संख्या है। मैंने ये कहा है कि Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, P की वैल्यू तो मैंने कहा नहीं है, P की वैल्यू तो 0 हो सकती है, केवल Q के 0 यानी बटे में यानी हर 0 नहीं हो सकता। जैसे मैं लिख दूँ 2/0, 2/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है ना। 2/0 क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो परिमेय के लिए मैं कह रहा हूँ कि परिमेय संख्या कौन सी हैं? वे सारी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे सारी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। भिन्न के लिए भी मैंने कह दिया कि पूर्णांक की जगह यदि केवल पूर्ण संख्याएं हों तो उन्हें हम भिन्न भी कह सकते हैं। तो मैं कुछ परिमेय संख्या लिख दूँ, जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, 0/1 लिख सकते हैं। 2/3 परिमेय संख्या है, -2/3 परिमेय संख्या है। रूट के अंदर भी वे सारी संख्याएं आ जाएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं, जैसे √1, √4, √9, √16 और भी तमाम सारी। तो ये सब कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 22/7 जो पाई का मान दिया गया है, क्या वो पूर्ण परिमेय संख्या है? क्यों? कि हमने पढ़ा है कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। तो उस पर हम कल बात करेंगे। फिलहाल आप ये सुन लो कि 22/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में लिखा हुआ है ना, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम कल डिस्कस करेंगे इस बारे में। मैं लिखा 3.14, दशमलव हटाएंगे बटे में 100 आएगा, तो आपको दिख रहा होगा ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 2.35 और मैंने बार लगा दिया 3 और 5 पे। तो जिन संख्याओं पे बार लगा रहता है यानी अशांत अनावर्ती, तो वे सब कैसी कहलाती हैं? अशांत आवर्ती। वे कैसी कहलाती हैं? बार वाली जो संख्याएं अशांत आवर्ती, वो भी परिमेय संख्या होती हैं। मैंने लिखा 4.62, ये भी कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो वे सारी संख्याएं जिन पे 3.14,
4 पे बार लगा दिया है ना। तो जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं वे सब भी कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं। तो आज हमने परमेय संख्याएं तक पढ़ लिया है ना। इससे आगे दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे। कल अब हमारे पास अपरमेय संख्याएं पढ़ने के लिए हैं, और वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं, है ना, सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, समझाने वाला जो टॉपिक था संख्या पद्धति में। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे सभी टेट एग्ज़ाम के लिए। कुछ आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, आप निश्चिंत रहो। कुछ लोगों का जो सिलेबस के लिए पूछना है कि सर सिलेबस हो जाएगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से हम कुछ भी करें, एक दिन में 2 वीडियो 4 वीडियो 4 बार पढ़ाएं 6 बार पढ़ाएं, लेकिन आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट करा देंगे टेट एग्ज़ाम से पहले, MP टेट से पहले, है ना। नोट कर लीजिए आप। धन्यवाद।